सोनिया के तीखे सवालों के आगे फुलवा हार गई और उसने अपना गुनाह मान लिया। सोनिया ने फुलवा को बताया कि उसकी वजह से ईमानदार अभिमन्यु सजा काट रहा था। फुलवा पुलिस के पास सरेंडर करने को तैयार हो गई। सोनिया ने अभिमन्यु को फोन पे सारी बात बताई और कहा कि अब उसे चकिया आ जाना चाहिए। सोनिया तब हैरान रह गई जब अभिमन्यु ने उसे बताया कि वो पहले ही चकिया के लिए निकल चुका है। अभिमन्यु सीधा प्रीति के पास पहुंचा। प्रीति अभिमन्यु को देखकर बहुत खुश हो गई और दोनों ने पहली बार अपने प्यार का इजहार किया। पर कोई था जो उन दोनों को देख रहा था। बारिश रुक गई थी। आसमान में से काले बादल हट गए थे और आसमान एकदम साफ और शांत था। प्रीति और अभिमन्यु एक दूसरे की बाहों में खोए हुए थे। दोनों के चेहरे पर सुकून था और इस वक्त उन्हें किसी की परवाह नहीं थी। वो दोनों अपनी ही दुनिया में थे। तभी एक शख्स उनके तरफ बढ़ने लगा। प्रीति और अभिमन्यु पर किसी का साया पड़ा। वो शख्स उन्हें घूर कर देख रहा था। अभिमन्यु को उस शख्स का एहसास हुआ और साया पड़ते ही उसने फौरन अपनी जीन्स में घुसी गन निकाली और उस शख्स पर तान दी। प्रीति भी हड़बड़ा कर उठी। दोनों ने उस शख्स को अपने सामने खड़ा देखा और दंग रह गए। प्रीति ने हैरत से कहा, आयुषी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आयुषी उन दोनों के सामने खड़ी दोनों को घूरे जा रही थी। आयुषी ने तंज भरी आवाज में कहा, ये सवाल तो जीजी मैं भी आपसे कर सकती हूँ। कर क्या रहे हैं आप दोनों यहाँ? प्राइवेसी चाहिए तो कमरे में जाइए। ऐसे खुलेआम इश्क करना आप दोनों को शोभा नहीं देता। क्यों अभिमन्यु जीजू, ठीक कहा ना मैंने? प्रीति और अभिमन्यु आयुषी की बात सुनकर हैरान थे। आयुषी ने फिर से तंज भरे स्वर में कहा, ऐसे हैरान होकर मत देखिए, शुक्र मनाइए कि मेरे अलावा किसी और ने आपका प्रेम प्रदर्शन नहीं देखा। आयुषी की बातें सुनकर अभिमन्यु और प्रीति बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। प्रीति आयुषी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। आयुषी ने उन दोनों को घूरते हुए कहा, अब क्या फायदा शर्मिंदा होने का? अभिमन्यु ने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी आयुषी, लेकिन क्या करूं, तुम्हारी बहन से मिले हुए 1 महीना हो गया था। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। ये सुनकर प्रीति ने अभिमन्यु को जोर से कोहनी मारी और गुस्से से देखा। आयुषी ने फिर मजे लेते हुए कहा, रोक तो जीजी भी नहीं पाई अपने आप को, फौरन दौड़ी चली आई आपकी बाहों में। अभिमन्यु ने इस बात पर प्रीति को कोहनी मारी और उसे मुस्कुराते हुए देखा। प्रीति फिर शर्मिंदा हो गई। आयुषी ने दोनों की नोक झोंक देखी और हंसते हुए बोली, शुक्र है अब जीजी में थोड़ी जान आएगी। 1 महीने से हवा पर ही जिंदा है आपके गम में। अभिमन्यु ने कहा, अब तुम अपनी जीजी की चिंता करना छोड़ दो। अब मैं आ गया हूँ, अब से ये मेरी जिम्मेदारी है। आयुषी फौरन बोल पड़ी, बड़े सेल्फिश हो आप, सिर्फ जीजी का ख्याल है, अपनी साली का नहीं। मेरे बगैर आपका कुछ नहीं होने वाला, समझ लीजिए। अभिमन्यु ने माफी मांगते हुए उठक बैठक की और तब जाकर आयुषी को तसल्ली हुई। आयुषी, प्रीति और अभिमन्यु तीनों एक दूसरे के गले लगे और अभिमन्यु ने वादा किया कि अब से वो उन दोनों को कभी अपने से दूर नहीं करेगा। आयुषी ने फिर अभिमन्यु से पूछा कि वो उस वैन में हुए धमाके से बच कैसे गया। अभिमन्यु ने प्रीति और आयुषी को पूरी कहानी सुनाई कि कैसे इंस्पेक्टर नकुल ने ही उस पर हमला प्लान किया था ताकि अभिमन्यु डाकुओं के हमले में मारा जाए। ये तो अच्छा था कि सही वक्त पर सोनिया वहां आ गई और उसे बचा लिया। प्रीति ने इस बात पर अभिमन्यु को रोका और पूछा, कौन सोनिया?
अभिमन्यु ने फिर उन दोनों को सोनिया जासूस के बारे में सब बताया और कहा कि सोनिया ने ही उसकी बहुत मदद की थी। बुरे वक्त में वही उसके हाथ, आंख और कान थी और उसी ने अभिमन्यु की जान भी बचाई थी। प्रीति और आयुषी ये सब सुनकर दंग रह गई थी। प्रीति को इंस्पेक्टर नकुल से और भी ज्यादा नफरत हो गई थी। अभिमन्यु ने प्रीति को समझाया कि जब तक वो निर्दोष साबित नहीं हो जाता तब तक प्रीति को ऐसे रहना है जैसे वो रहती आई थी। अभिमन्यु ने फिर उन दोनों को अपना अगला प्लान बताया। प्रीति ने अभिमन्यु से कहा, तुम फिक्र मत करो, जो भी होगा हम तुम्हारे साथ होंगे। अभिमन्यु को ये सुनकर तसल्ली मिली। उसने फिर अपनी माँ के बारे में पूछा। प्रीति ने कहा, आओ मेरे साथ। प्रीति और आयुषी अभिमन्यु को अपने घर के अंदर ले गई। प्रीति ने आयुषी के कमरे का दरवाजा खोला और अभिमन्यु ने अपनी माँ सरला देवी को बिस्तर पर लेटे हुए देखा। अभिमन्यु उनको प्रीति के घर में देखकर हैरान था। उसने हैरत से प्रीति की ओर देखा। प्रीति ने कहा, जब से तुम बलिया जेल के लिए निकले हो तब से आंटी हमारे पास ही है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। अभिमन्यु फौरन अपनी अम्मा के पास गया और उसे उठाया। पहले तो सरला देवी को यकीन ही नहीं हुआ कि अभिमन्यु वाकई उसके सामने था, वो भी जिंदा खड़ा था। जब उसे भरोसा हुआ तो सरला देवी फूट फूट कर रोने लगी और अभिमन्यु से लिपट गई। उसने अभिमन्यु से वादा करवाया कि वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। अभिमन्यु ने वादा किया और जब सरला देवी दूसरे वादे पर आई तो आयुषी ने कहा, आंटी उसकी टेंशन मत लीजिए, दोनों ने एक दूसरे को अपना बना लिया है। आयुषी और भी कुछ कहने वाली थी कि उसे जोर से अभिमन्यु और प्रीति ने कोहनी मारी और वो चुप हो गई। ये सुनकर सरला देवी फूली नहीं समा रही थी। जहाँ एक परिवार जुड़ रहा था वहाँ दीनदयाल अकेला गेस्ट हाउस में उदासी की मूरत बना बिस्तर पर लेटा हुआ था। 3-4 हफ्तों से उसे किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। जब से उसने अभिमन्यु की वैन में ब्लास्ट होते देखा था तब से दीनदयाल डिप्रेशन में चला गया था। यहाँ तक कि इंस्पेक्टर नकुल ने भी उसे अपनी टीम से निकाल दिया था। दीनदयाल तब से अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था। आयुषी और प्रीति दिन में एक बार उसे देखने आ जाते थे, लेकिन अब दीनदयाल उनसे मिलना भी नहीं चाहता था। वो घर भी नहीं जा सकता था क्योंकि उसकी बीवी भाग गई थी और उसकी माँ ने कहा था गांव मत आना क्योंकि लोग फिर बातें करेंगे। दीनदयाल चारों तरफ से फंसा हुआ था। कमरा चारों तरफ से बंद था, खिड़की भी बंद थी, लेकिन पर्दा हटा हुआ था और बाहर से चांद की रोशनी कमरे के अंदर आ रही थी। दीनदयाल बिस्तर पर लेटा था, कमरे का पंखा तक नहीं चल रहा था। तभी दरवाजा खुला और एक साया अंदर कमरे में आया। परछाई दीनदयाल के ऊपर पड़ी। दीनदयाल ने अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसने उस परछाई को देखा, उसकी आंखें तश्तरी जैसे गोल हो गई और उसके मुंह से एक भयानक सी चीख निकल गई। दीनदयाल अपने बिस्तर से ऐसे लपका जैसे उसने कुछ खौफनाक देख लिया हो और बिस्तर के नीचे जा दुबक कर बैठ गया। दीनदयाल ऐसे कांप रहा था जैसे उसने कोई डरावने भूत को देख लिया हो। ऐसी क्या भयानक चीज देख ली थी दीनदयाल ने, जिसे देख के वो इतना डर गया था।